हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी विट्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे, जो कि बीए के सिलेबस और एमए के सिलेबस दोनों जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये आपका अगर पीजीटी का भी एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए भी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए गए हैं। आइए हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ये देखिए आपका है, आर.एन. टैगोर वाज बॉर्न ऑन। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो जनरल क्वेश्चन है ये, आर.एन. टैगोर वाज बॉर्न ऑन। तो ये पहला जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका हम ऑप्शन जो है देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 7 मई 1860, 7 मई 1861, 7 मई 1862, नन ऑफ द एबव। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ये बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो आपका क्या है एक करेक्ट आंसर है, इस पर हम लोग जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आर.एन. टैगोर वाज बॉर्न इन। तो आर.एन. टैगोर जो बॉर्न हुए थे कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? देखिए पहला दिया है दिल्ली है, दूसरा क्या है मध्य प्रदेश है, तीसरा है कलकत्ता, नाउ कोलकाता वेस्ट बंगाल, और उसके बाद से चौथा ऑप्शन क्या है लखनऊ। तो इस 4 ऑप्शन में देखिए क्या है जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये होगा ऑप्शन सी। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता कलकत्ता में हुआ था, जो कि नाउ हम इसे कोलकाता के नाम से जानते हैं बंगाल में। आइए हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए है, थर्ड क्वेश्चन है, आर.एन. टैगोर डाइड ऑन। आर.एन. टैगोर की डेथ कब हुई थी? ये देखिए यहाँ पे इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 7 अगस्त 1941, 7 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1943, 7 अगस्त 1944। इन 4 ऑप्शन में से देखिए जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। जो आर.एन. टैगोर की जो डेथ हुई थी वो 7 अगस्त 1941 को हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु वर द पेरेंट्स ऑफ आर.एन. टैगोर। आर.एन. टैगोर के पेरेंट्स कौन थे? इसमें देखिए इसमें भी है आपका है, पहला ऑप्शन दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी, दूसरा है लालचंद एंड सरिता देवी, तीसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर एंड कमला देवी, और चौथा जो ऑप्शन है ये है नन ऑफ द एबव। तो इसका भी देखिए करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट आंसर आपका है ए, ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका होगा। जो आर.एन. टैगोर के पेरेंट्स थे वो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी, इनके पेरेंट्स का नाम था। अब आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आर.एन. टैगोर वाज मैरिड टू मृणालिनी देवी इन द ईयर। जो आर.एन. टैगोर की शादी हुई थी, उनकी वाइफ का नाम था मृणालिनी देवी, वो कब हुआ था, इनकी शादी कब हुआ था? तो देखिए जो आपका इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है, 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, 1879, 1888, 1890 और 1891। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर है ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आ जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Who among the following prominent Bengali philosopher, author, ball, sant, mystic, songwriter, social reformer and thinker in British India influenced R.N. Tagore by his folk songs? देखिए इसमें यह है कि आर.एन. टैगोर जो हैं रहे, आर.एन. टैगोर जो राइटर, इस क्वेश्चन में यह है कि आर.एन. टैगोर एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी रहे, उनके द्वारा ये इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है कि ये कौन है। इसमें देखिए पहला दिया है राजा राव, दूसरा है मुल्क राज आनंद, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, तीसरा देखिए क्या है बॉल लालन शाह, और चौथा क्या है कमला दास। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर पे आएंगे हम लोग, जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन सी, ये है बॉल लालन शाह। लालन शाह को लालन फ़कीर के नाम से भी जाना गया, जो कि उस समय
एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, चिंतक थे, बंगाली ये राइटर रहे, सूफी सॉन्ग रहे, इन्होंने गाया। तो उनसे बहुत ज़्यादा क्या थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित थे। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गीतांजलि ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, द ओरिजिनल बंगाली पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन। ये आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, जो गीतांजलि है वो ओरिजिनली बंगाली में ही लिखा गया। फर्स्ट टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या किया था, बंगाली में लिखा था। और ये लगभग 157 पोएम्स इसमें थे, 157 पोएम्स थे इसमें। तो ये कब पब्लिश हुई थी, ये देखिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगस्त 1910, अगस्त 1912, अगस्त 1913, अगस्त 1915। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, पहला जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए पे जाएंगे हम लोग, अगस्त 1910। अगस्त 1910 को क्या हुआ था, ये ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था, जो आपका गीतांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द इंग्लिश गीतांजलि और सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स इज अ कलेक्शन ऑफ 103 इंग्लिश पोएम्स, इट वाज पब्लिश्ड इन। अब देखिए यहाँ पे, जैसे इसका जो बंगाली आया, तो बंगाली में क्या हुआ था, ये अगस्त 1910। और एक चीज़ और बता दें, 14 अगस्त को हुआ था, इसमें हमने डेट नहीं डाला है, लेकिन आप डेट जान जाइए कि 14 अगस्त 1910 को क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था बंगाली लैंग्वेज में। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन आया। इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आया तो इसका नाम दिया गया सॉन्ग ऑफरिंग्स, जिसमें 103 इंग्लिश पोएम्स थे। इसमें देखिए लिखा गया है कि 103 इंग्लिश पोएम्स, इट वाज पब्लिश्ड। तो ये कब पब्लिश्ड हुआ था, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है आपका आएगा सी। इसमें 4 ऑप्शन दिए, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। नवंबर 1912 को क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द इंग्लिश गीतांजलि कंटेन्ड ट्रांसलेशन ऑफ 53 पोएम्स फ्रॉम ओरिजिनल बंगाली एंड 50 पोएम्स विच वर फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ पोइट्री एंड हिज ड्रामा। देखिए यहाँ है क्या, जो इनकी गीतांजलि आई इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हुआ, तो अभी इसके पहले हम बताए कि 157 जब बंगाली लैंग्वेज में आया था, तो 157 उसमें क्या थे, पोएम्स थे। और उसके बाद से जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या हुआ था, 53 जो था उनकी, जो पहला कलेक्शन था, जो पहला पब्लिकेशन हुआ था बंगाली लैंग्वेज में, उसमें से लिए गए पोएम्स। और 50 पोएम्स लिए गए, इनके कुछ पोइट्री बुक्स रहे, बुक्स ऑफ पोइट्री रहे, उससे लिए गए। और एंड हिज ड्रामा, और इनका एक ड्रामा रहा, उससे भी कुछ लिया गया। तो उस ड्रामा का क्या नाम था, देखिए यहाँ पे दिया चित्रा, द फ्यूजिटिव, द पोस्ट ऑफिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये देखिए आचार्यतन, ये जो है आपका ऑप्शन डी है, आचार्यतन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 जो है, द वर्ड गीतांजलि इज मिंगलिंग ऑफ गीत एंड अंजलि विच मीन्स। जो गीतांजलि है 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, गीत प्लस अंजलि, जिसका मतलब क्या होता है। इसका देखिए अलग अलग अगर मीनिंग बता दें, तो गीत का मतलब सॉन्ग्स होता है और अंजलि का मतलब ऑफरिंग होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है एन ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग्स, उसके बाद से दूसरा है अ प्रेइंग ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग, तीसरा देखिए है ऑप्शन सी है जो बोथ ए एंड बी, और चौथा क्या है, नन ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर देखिए सी ऑप्शन जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसका जो मीनिंग है एन ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग्स, ये भी है, विच मीन्स होगा। दूसरा है इसका अ प्रेइंग ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग, क्योंकि इस पोएम में, गीतांजलि पोएम क्या है, एक डिवोशनल पोएम है, एक कलेक्शन, जो भी पोएम्स इसमें है एक कलेक्शन है, डिवोशनल पोएम है, जिसमें गॉड और सोल की बात की गई है, एक रिलीजियस व्यू से। तो एक तरह से प्रे ही करते हैं, पूरे जो पोएम्स है कुछ न कुछ प्रे ही कर रहे हैं गॉड से, लगभग सारे पोएम से ये। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, दोनों अगर आता है तो ये दोनों सही होगा, अ प्रेइंग ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग और एन ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग्स, ए भी होगा। देखिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पे आते हैं। आर.एन. टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि इन, ये देखिए ये तो सिंपल सा है, सब लोग जानते हैं, चूँकि ये हमारे भारत के ही नहीं पूरे एशिया के पहले ऐसे राइटर हुए जो क्या हुए, नोबेल प्राइज़ को इन्होंने पाया लिटरेचर के लिए। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया है 1910, 1912, 1913, 1915। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। 1913 में क्या हुआ था, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया एंड द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एशिया टू विन द नोबेल प्राइज। अभी इसके पहले हम इसकी बात कर रहे थे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये पहले ऐसे राइटर हैं, ऐसे पर्सन हैं जो केवल इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के पहले पर्सन रहे जिन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज़ को पाया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आर.एन. टैगोर, इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। गीतांजलि वाज पब्लिश्ड बाय, देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि किसके द्वारा पब्लिश कराया गया? गीतांजलि तो पब्लिश्ड हुआ कब? 1913 में, 1913 में लिखा गया, 1912 में। अब इसके बाद देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आया था 1912 में आया था, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था? तो ये जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन का ऑप्शन जो है देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है द इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, दूसरा द इंडियन सोसाइटी ऑफ अमेरिका, तीसरा बोथ एंड बी, और चौथा क्या है, नन ऑफ दीस। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा ए, द इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, इसके द्वारा क्या हुआ था, गीतांजलि को पब्लिश कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ गीतांजलि, देखिए सब्जेक्ट क्या रहा गीतांजलि का। अभी इसके पहले हम इसकी बात भी कर रहे थे कि इसमें क्या है, डिवोशन है गॉड के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डिवोशन टू गॉड ही है। पूरे गीतांजलि में जितनी भी चीज़ें हैं एक डिवोशन है पोएट का गॉड के प्रति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो है। वेस्टर्न रीडर्स नोटेड सिमिलरिटीज बिटवीन गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग एंड, से जो वेस्टर्न रीडर्स हुए उन्होंने क्या किया, एक सिमिलरिटी बताते हैं वो गीतांजलि का और एक और वर्क है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है बिब्लिकल, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सूफी सॉन्ग्स, भजन, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आएगा। 15 का जो आंसर है ए ऑप्शन सही है। बिब्लिकल सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स जो हुआ उसी से सिमिलरिटीज़ करते हैं, तुलना करते हैं, सिमिलर मानते हैं किसको, गीतांजलि को। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, हु क्रिटिसाइज टैगोर आफ्टर गेटिंग हिम द नोबेल प्राइज। जब आर.एन. टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था तो एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज भी किया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और वो नहीं चाहते थे, फेवर में नहीं थे, वो क्रिटिसाइज किए थे कि ये पता नहीं कैसे दे दिया गया इनको। तो कौन है इसमें, देखिए 4 ऑप्शन है। W.B. येट्स, D.H. लॉरेंस, विलियम रोथेनस्टेन, एजरा पाउंड। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, D.H. लॉरेंस जो है उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया हुआ था इसको, नोबेल प्राइज़ जब ये मिला था इनको तो उस पर किसका, आर.एन. टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, हु रोट द इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ गीतांजलि। किसने लिखा इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ गीतांजलि को, किसने लिखा? तो ये आपका करेक्ट आंसर ए है, W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स ने क्या किया था, इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, W.B. येट्स रोट द इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ गीतांजलि टू होम। W.B. येट्स ने जो इंट्रोडक्शन लिखा गीतांजलि तो किसको लिखा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला विलियम रूथेनस्टेन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, इसका जो करेक्ट आंसर ए है, विलियम रूथेनस्टेन, इनों को क्या किए थे, ये लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। विच वर्क ऑफ आर.एन. टैगोर इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क। देखिए जो आर.एन. टैगोर का जो वर्क, कौन सा वर्क रहा जो यूनेस्को जो हुआ उसका पार्ट रहा। तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आपका सी ऑप्शन है। इस पे आते हैं गीतांजलि सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स, ये है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन
पोएम्स ऑफ गीतांजलि, बीच में डॉट डॉट है, इसका सेंस ये है कि जो ओरिजिनल आया, अभी इसके पहले हम बता भी चुके हैं कि गीतांजलि क्या हुआ बंगाली में लिखा गया ओरिजिनली। तो जो पहला इसका जो बंगाली कलेक्शन आया था, तो कितने पोएम्स का कलेक्शन था ये, तो इसमें देखिए क्या है 157। अभी पीछे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि 157 क्या था कलेक्शन था। बहुत सारे बुक्स में 156 भी मिलेंगे आपको, 156 से 157 बोलते हैं, लेकिन 157 ही है मान के चलिए। अगर मान लीजिए कि अगर ऑप्शन दोनों देता है 156 157, 156 157 दोनों देता है, तो आप 157 लगाएंगे। अगर 157 नहीं 156 दिया हुआ है तो आप 156 लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द इंग्लिश गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग्स इज अ कलेक्शन ऑफ। देखिए अब अगला देखिए यहाँ पर आ गया कि जो इंग्लिश गीतांजलि हुआ सॉन्ग ऑफरिंग्स वो कितने पोएम का कलेक्शन रहा, तो ये देखिए अभी इसके पहले हम इसको पढ़े हैं 103, 103 ऑप्शन जो बी है करेक्ट है, क्योंकि जो पहले अभी हम पढ़ चुके हैं कि क्या था 53 सॉन्ग्स जो रहे वो क्या रहे बंगाली जो था उसी से इन्होंने लिया, और 50 सॉन्ग्स जो रहे इनके ड्रामा और इनके पोइट्री के कुछ वर्क रहे उससे इन्होंने लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, द इंग्लिश गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग्स इज अ। अब देखिए क्या है कि जो इंग्लिश गीतांजलि है और सॉन्ग ऑफरिंग्स इज अ क्या है, वो किस तरह की है ये वर्क। तो देखिए पहला दिया ब्लैंक वर्स पोएम है, प्रोज पोएम्स है, बैलेट्स है, ट्रेवलॉग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका बी है, प्रोज पोएम्स है। ये प्रोज पोएम में इसको क्या किया गया है, लिखा गया है, ये आपका गीतांजलि। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23, द सब टाइटल ऑफ इंग्लिश गीतांजलि। जो सब टाइटल रहा इंग्लिश गीतांजलि का वो क्या रहा, सब टाइटल देखिए क्या रहा आपका, 4 ऑप्शन है, सॉन्ग ऑफरिंग्स, रिसाइटिंग सॉन्ग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ये है आपका सॉन्ग ऑफरिंग्स। करेक्ट आंसर क्या है, ये है सॉन्ग ऑफरिंग्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द नेम ऑफ आर्यन टैगोर गीतांजलि टू द स्वदेशी एकेडमी फॉर द 1930 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अब देखिए यहाँ पे इसमें है क्वेश्चन जो दे रखा है 24 में कि वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, रिकमेंड किया था, इनका नाम आगे लेकर आए थे आर्यन टैगोर को। आर्यन टैगोर का नाम आगे लेकर आए थे किसके लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए। 1913 का नोबेल जो प्राइज़ हुआ उसके लिए किसने रिकमेंड किया था कि नहीं आर्यन टैगोर को ही मिलना चाहिए था। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन हैं। ये पहला W.B. येट्स है, दूसरा क्या है थॉमस स्टर्ज मूर, और क्या है गिरीश कर्नाड और T.S. एलियट। ये 4 लोग हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर जो है बी है, जो थॉमस स्टर्ज मूर जो है यही लेकर आए थे। और एक चीज़ बता दें यहाँ पे जो स्टर्ज की मीनिंग है गलत हो गई है, STU और RGE, ये इसका क्या होगा, ई के स्थान पे क्या रहेगा, यू रहेगा, STURGE, ये इसका करेक्ट है मीनिंग। ये आपके मतलब ब्रिटिश पोएट रहे स्टर्ज, इन्होंने ही क्या किया था, आर्यन टैगोर के नाम को आगे लेकर आए थे कि इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25, हु रिब्रेट आर्यन टैगोर एज गुरुदेव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यन टैगोर को गुरुदेव कहकर किसने सम्मानित किया, किसने सम्मान दिया आर्यन टैगोर को, तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर आप सबको पता होना चाहिए, ये जो क्या है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही क्या किया था, इनको गुरुदेव बोला था। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, हु कोटेड इन द इंट्रोडक्शन टू टैगोर्स गीतांजलि। किसने कोट किया इंट्रोडक्शन में रविन्द्रनाथ का जो गीतांजलि रहा, आई रीड
रविन्द्रनाथ एवरी डे टू रीड वन लाइन ऑफ हिज टू फॉरगेट ऑल द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका सेंस क्या है? कहते हैं यहाँ पे कि किसने कोट किया कि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ और इनकी एक लाइन भी जब मैं पढ़ता हूँ तो जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं मैं सबको भूल जाता हूँ। तो किसने इसको कहा था? देखिए सिंपल सी चीज़ है, इसका आंसर तो आपके माइंड में आ ही गया होगा। तो इसका जो आंसर है W.B. येट्स है, चूँकि इंट्रोडक्शन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसका इंग्लिश वर्जन जब आया था तो इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? W.B. येट्स ने ही लिखा था। और ये काफ़ी करीबी भी थे, विलियम बटलर येट्स जो थे वो आर्यन टैगोर के करीबी भी थे। इनकी डेथ पे आर्यन टैगोर ने पोयम भी लिखा हुआ है एक। तो यहाँ देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ईयर आर्यन टैगोर रिसीव्ड नाइटहुड बाय लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे कि जो लॉर्ड हार्डिंग रहे उनके द्वारा कब नाइटहुड अवार्ड मिला इनको। आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इन विच ईयर आर्यन टैगोर रिसीव्ड नाइटहुड बाय लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए जो लॉर्ड हार्डिंग हैं उनके द्वारा कब इनको नाइटहुड अवार्ड मिला था। तो सेंस देखिए क्या, जो लॉर्ड हार्डिंग हैं वो उस समय के क्या थे? वायसराय थे, वायसराय ऑफ इंडिया थे उस टाइम। आर्यन टैगोर के टाइम पे जब इनको अवार्ड मिला था तो उस समय भारत के क्या थे? जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग ही थे। तो इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, इनको अवार्ड दिया गया था। तो किस सन में इसको दिया गया था? तो देखिए जो नाइटहुड अवार्ड इनको मिला था वो मिला था, ऑप्शन आपका क्या है? बी करेक्ट है, 1915 में, 1915 में मिला था। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वाज अवार्डेड अ नाइटहुड बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ। किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा नाइटहुड अवार्ड किसको दिया गया? किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा नाइटहुड का अवार्ड किसे दिया गया? तो 4 ऑप्शन इसमें कमला दास है, सरोजनी नायडू है, आर्यन टैगोर है, नन ऑफ दीज है। तो करेक्ट आंसर है आपका आर्यन टैगोर। और इसके ऊपर हमने पढ़ा था क्वेश्चन जो है कि इन विच ईयर आर्यन टैगोर रिसीव नाइटहुड बाय लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ देखिए 1915 में इनको अवार्ड मिला। तो उस समय जो गवर्नमेंट थे वहाँ के जो क्या थे, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उनके द्वारा क्या हुआ था? अनाउंसमेंट हुआ था कि इनको नाइटहुड अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन ये रिसीव किए थे किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। दोनों क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आर्यन टैगोर returned his knighthood award as a protest against Jallianwala Bagh massacre in the year। अब देखिए लगभग तो हम लोग चूँकि इस चीज़ को पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं या जनरल इन चीज़ों को बताया जाता है, 15 अगस्त या 26 जनवरी को बताया जाता है। कोई भी पैट्रियाटिक वाले ओकेजन्स आते हैं तो उसमें इस चीज़ को याद करते हैं हम लोग। जो शहादत क्या है जो दिए हैं हमारे देश के वीरों ने, उसको हम याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है कि नाइटहुड अवार्ड इनको 1915 में, 1915 में इनको नाइटहुड का अवार्ड मिला था, लेकिन इन्होंने क्या किया था? उसको लौटा दिया था। कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और उस समय एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, उसी का क्या कर रहे थे लोग? विरोध कर रहे थे। तो एक भीड़ इकट्ठी हुई थी और वहाँ पे क्या किया था, जो जनरल डायर था उसने क्या किया, वहाँ पे गोलियां अंधाधुंध चला दिया, जिसमें से कम 400 लोग तो मरे और 2000 से ज़्यादा घायल हुए। तो ये एक किताबी अनुमान है, बाकी कितने हुए इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ देखिए क्या है, कब हुआ था? अभी हमने बता दिया कि 1919 में हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। 1919 में क्या हुआ था, उसको इन्होंने क्या किया था? लौटा दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 जो क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वाज फाउंडेड बाय आर्यन टैगोर इन द ईयर। आर्यन टैगोर ने एक शांति निकेतन यूनिवर्सिटी भी फाउंड किया, वो किस सन में फाउंड किया? तो आपका देखिए करेक्ट आंसर है 1921। पहला जो है आपका 1921, 1921 में इन्होंने क्या किया था? इसको फाउंड किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाई आर एन टैगोर, कौन से मैगजीन को इन्होंने एडिट भी किया था, एक मैगजीन भी ये एडिट किए थे, तो किसको इन्होंने क्या किया था, एडिट किया था। पहला है देखिए सरस्वती है, दूसरा आंसू है, तीसरा है बंग दर्शन और चौथा नन ऑफ दीज है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है सी है आपका बंग दर्शन, इन्होंने क्या किया था, मैगजीन को एडिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, द सूडो नेम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले अपने नाम से नहीं लिखते थे, किस सूडो नेम से ये टैगोर ने क्या किया था, लिखना शुरू किया था। देखिए इसमें क्या है, पहला है गुरुदेव है, दूसरा टैगोर है, तीसरा क्या है भानु सिम्हा और ऑल ऑफ द एबव, ये चौथा ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सी ऑप्शन करेक्ट है। भानु सिम्हा जो है इसी नाम से क्या हुआ था, इन्होंने लिखना शुरू किया था, सूडो नेम इनका था रविन्द्रनाथ टैगोर का, इसी से ये पोयम लिखते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच यूनिवर्सिटी अवार्डेड रविन्द्रनाथ टैगोर विथ डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर इन 1940। 1940 में किस यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट अवार्ड दिया। अब देखिए 1940 में किस यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर का अवार्ड दिया। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, इनको डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर अवार्ड से नवाजा था 1940 में, 1940 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ इंग्लिश गीतांजलि। अब देखिए जो इंग्लिश गीतांजलि है, इंग्लिश गीतांजलि का जो ट्रांसलेशन आया, आपका ट्रांसलेशन वर्जन है इंग्लिश गीतांजलि, उसमें से 103 सॉन्ग्स रहे। तो जिसमें से पहला सॉन्ग जो है, क्या नाम है उस पहले सॉन्ग का। तो पहला देखिए इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है ए, व्हेन दाउ कमांडेस्ट मी, दूसरा है दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, तीसरा है प्लक दिस लिटिल फ्लावर, चौथा हेयर इज दाई फुट स्टूल। देखिए चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन क्या है, बी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस है, ये आपका क्या है, पहली पोयम है इंग्लिश गीतांजलि का, जो ट्रांसलेशन इसका बंगाली में आया 103 पोएम्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या वो है। और उसके बाद से देखिए जो आपका है पहला जो नंबर पर दिया है कि वेन दाउ कमांडेस्ट जो है, ये आपकी क्या है, सॉन्ग नंबर 2 है। उसके बाद से प्लक दिस लिटिल फ्लावर जो है, ये आपका सॉन्ग नंबर 6 है। और लास्ट जो दिया है हियर इज़ दाई फुट स्टूल, ये आपका सॉन्ग नंबर 9 है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, चूँकि सॉन्ग नंबर 1 पूछा गया है कि पहला सॉन्ग कौन सा है, तो दाउ हैस्ट मेड मी एंडल्स, ये करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 35, इन वन सैल्यूटेशन टू दी माई गॉड लेट ऑल माई सेंसेस स्प्रेड आउट एंड टच दिस वर्ड एट दाई फीट, दिस सॉन्ग इज। अब देखिए ये जो लाइन है, एक इनकी जो 103 जो सॉन्ग है गीतांजलि का, इंग्लिश गीतांजलि का, तो उसमें एक लाइन है कि इन वन सैल्यूटेशन टू दी माई गॉड लेट ऑल माई सेंसेस स्प्रेड आउट एंड टच दिस वर्ड एट दाई फीट। तो ये किससे लिया गया है, चार ऑप्शन है, लास्ट सॉन्ग ऑफ द गीतांजलि, द वेरी फर्स्ट सॉन्ग ऑफ गीतांजलि, 53 सॉन्ग्स ऑफ गीतांजलि, नन ऑफ दिस। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर ये है आपका, जो लास्ट सॉन्ग है इनका, सॉन्ग नंबर 103, उसी की क्या है, ये लाइन है जो ऊपर दे रखा है, उसी की लाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, गीतांजलि 1910, इंग्लिश गीतांजलि 1912, गीत माल्या 1914 एंड गीताली 1940 आर टैगोर्स। देखिए गीतांजलि पहला बंगाली वर्जन 1910 में आया, इंग्लिश गीतांजलि 1912 में आया, गीत माल्या जो इनका आया 1914 में, और गीताली इनका आया 1914 में, वो भी आया। तो ये क्या है, इनको क्या कहा गया, देखिए तो वर्स कलेक्शन है, डिवोशनल पोएम्स है, ट्रायलॉजी है, ऑल ऑफ द एबव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ये ऑल ऑफ द एबव है। ये जो है वर्स कलेक्शन, सारे के सारे जो हैं वर्स कलेक्शन हैं, डिवोशनल पोएम्स भी हैं और एक ट्रायलॉजी भी इनकी कही जाती है ये।
अगले क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड दाउ हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है एक इनका गीतांजलि की पोयम है, तो किसकी लाइन है ये? जो क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 क्वेश्चन नंबर किसकी लाइन है? देखिए, टैगोर्स गीतांजलि पोयम 1, टैगोर्स गीतांजलि पोयम 11, टैगोर्स गीतांजलि पोयम 10, टैगोर्स गीतांजलि पोयम 15। तो ये किसकी लाइन है? तो देखिए, अगर आप पोयम पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये जो है, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड दाउ हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स। जो इसमें क्या करते हैं, ये बात करते हैं, जो पोयम 1 में ये बात करते हैं, ऑप्शन इसका ये जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसमें वो कहते हैं कि क्या था, रीड का मतलब सरकंडा होता है, इसको हमने पढ़ा भी रखा है इस पोयम को, अगर आपको पढ़ना होगा समझना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो शरीर है क्या एक उस सूखे सरकंडे की तरह से होता है, जिसमें क्या करते हैं गॉड क्या करते हैं, उसमें जान डाल देते हैं, और उसके बाद से जैसे ही जान डालते हैं तो हम क्या होते हैं, इस संसार में भ्रमण करने लगते हैं। और एक तरह से दूसरा इसका जो कनेक्शन है गॉड लॉर्ड कृष्णा से है, जो कि लॉर्ड कृष्णा क्या करते हैं, उस बांसुरी को जब बजाते हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं उनकी बांसुरी की सुध में। तो ये पोयम जो 1 है उसी में क्या किया इन्होंने बताया हुआ, उसी की लाइन है ये पोयम 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि का मेन कंसेप्ट क्या रहा? देखिए क्या क्या दिया है, पहला फ्लावर्स है, दूसरा मिस्टिसिज्म है, नेचर है, नन ऑफ दीज है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन देखिए बी है, मिस्टिसिज्म। इस पूरे पोयम में मिस्टिसिज्म एक रहस्यवाद को बताया गया है, और वो रहस्य कैसा है, गॉड से रिलेटेड है, सोल से रिलेटेड है, वो रहस्य है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, द सेंट्रल थीम्स ऑफ गीतांजलि। क्या सेंट्रल थीम्स हैं गीतांजलि के? कौन कौन से सेंट्रल थीम्स हैं गीतांजलि के? तो देखिए क्या है, आपका पहला ऑप्शन दिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन सोल, गॉड एंड नेचर, नेचर एंड ह्यूमन सोल, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इस पूरे पोयम में द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन सोल, गॉड की बात की गई है, ह्यूमन सोल की बात की गई है, गॉड एंड नेचर की बात किया गया है, नेचर और ह्यूमन सोल की बात किया गया है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है आपका। आइए लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। लाइन है, मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो। ये जो लाइन है, दीज आर द लास्ट लाइन, जो ऊपर दिया हुआ लाइन ये लास्ट लाइन है आप किस पोयम से है, गीतांजलि की। तो देखिए जो 40 क्वेश्चन है, गीतांजलि पोयम 11, उसके बाद से गीतांजलि पोयम 15, उसके बाद से गीतांजलि पोयम 1, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है आपका गीतांजलि पोयम 11, ये भी इसको भी हमने पढ़ा रखा है। तो उसी की ये लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन में जैसे वो क्या कहते हैं कि जो भले से परिश्रम जो करता है और पसीने से जो नहाता है वो क्या करता है, वो ईश्वर को प्राप्त करता है, अपनी मेहनत की बदौलत ईश्वर को क्या करता है, प्राप्त करता है। जिसमें इन्होंने कहा हुआ है, एक मार्ग बताया हुआ है कि ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसी का मार्ग इन्होंने बता रखा है। तो ये जो पोयम 11 है उसी की लास्ट लाइन है ये। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या आपको ये जो आप 40 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हैं MCQ क्वेश्चंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर पे, और स्पेशली जो इनका जो वर्क है गीतांजलि उस पर अभी इस पर और भी क्वेश्चंस हम बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।